इंडिया में रॉकेटरी सिस्टम की शुरुआत एंशियंट टाइम से ही देखा गया, जब पहली बार हमारी कंट्री में फायरवर्क्स यानी पटाखों का यूज किया जाने लगा था। मैसूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान के द्वारा भी रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। इससे इंस्पायर होकर अंग्रेजों की भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगी थी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस ये समझ चुके थे कि डिफेंस, रिसर्च, कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ाना होगा। इन्हीं सारे इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे देश में नींव पड़ती है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। आज हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। आज हम चांद से लेकर मंगल तक का मिशन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसानी से नहीं होती है जितनी आज हम लोगों को दिखाई पड़ती है। साल 1947 में आज़ादी के बाद हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, अंतरिक्ष की कल्पना तो दूर की बात थी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इसरो के इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। इसने दुनिया में कैसे अपनी पहचान बनाई और इसने अपने रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ काफ़ी इंस्पायरिंग भी रहने वाली है, इसलिए मेक श्योर कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे देश में स्पेस प्रोग्राम की स्थापना एक सपना था जिसे सबसे पहले देखा था द ग्रेट फिजिकिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। कहानी की शुरुआत होती है 1957 से, जब रसिया में स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इस लॉन्च के बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि सैटेलाइट सिस्टम किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के कहने पे 1962 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में स्पेस प्रोग्राम की स्थापना की थी। उस समय स्पेस प्रोग्राम के लिए कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं थी, इसलिए इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर रखा गया था और नाम दिया गया था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे शॉर्ट में हम इनकोस्पार कहते हैं। 1962 में इनकोस्पार की स्थापना के बाद अब बारी थी अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। 2 साल बाद 21 नवंबर 1963 को इंडिया ने अपना पहला रॉकेट नाइकी अपाचे लॉन्च किया था। यह एक साउंडिंग रॉकेट था जिसके कंपोनेंट्स नासा के द्वारा बिल्ड किए गए थे और इसे लॉन्च किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा गांव में ऐसे संत मैरी मैगडेलन चर्च से। अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े देश में थुम्बा विलेज को ही क्यों सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताते हैं कि केरल का ये गांव थुम्बा अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक था, जो रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और ये एक रेलवे स्टेशन और समुद्र तट के बीच में 600 एकड़ में फैला हुआ एरिया था। इसी के बीच में एक चर्च था जिसकी हमने कुछ देर पहले बात करी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने चर्च के बिशप से बात करके इसको किसी तरह कन्विंस किया कि वो इस गाँव को स्पेस रिसर्च के लिए दे दें, और इस तरह से शुरुआत होती है हमारी पहली स्पेस जर्नी की। मैरी मैगडेलन चर्च को थुम्बा स्पेस सेंटर का ऑफिस बनाया जाता है, प्रेयर रूम को लेबोरेटरी और बिशप के रूम को डिज़ाइन और ड्राइंग ऑफिस बनाया जाता है। उस समय थुम्बा में कोई कैंटीन की फैसिलिटी नहीं थी। साइंटिस्ट जो वहाँ काम कर रहे थे उनको डिनर और ब्रेकफास्ट करने के लिए हर रोज साइकिल से त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता था। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होने के कारण रॉकेट्स जिनको लॉन्च किया जाना था उसके पार्ट्स और पेलोड्स को फेमसली बैलगाड़ी और साइकिल पे लाया गया था। कितनी इंस्पायरिंग है ना हमारी इसरो की जर्नी। 21 नवंबर 1963 को भारत तैयार था अंतरिक्ष में अपनी पहली दस्तक देने के लिए, लेकिन मुश्किलें यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है। लॉन्चिंग के वक्त भी काफ़ी परेशानियां आने लग रही थी। कभी खराब मौसम, कभी हाइड्रोलिक क्रेन में लीक, तो कभी रॉकेट की रिमोट सिस्टम में खराबी आ जा रही थी। आखिरकार शाम को 6:25 को सब कुछ ठीक करने के बाद भारत अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्चिंग को अंजाम देता है और इस तरह से शुरुआत होती है हमारी अंतरिक्ष यात्रा की। भारत के इस पहले मिशन के लीडर डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और उस चर्च को आज डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये तो बस शुरुआत थी अंतरिक्ष यात्रा की। इसके बाद इंडिया ने कई साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए। साल 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो कर दिया जाता है। अब तक जो भी रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे उन सभी के कंपोनेंट्स विदेशों से मंगवाए गए थे, इसलिए भारतीय साइंटिस्ट ने इंडिजिनस सैटेलाइट बिल्डिंग पर जोर देना शुरू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 25 इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की एक टीम को अपॉइंट किया पहली इंडिजिनस सैटेलाइट बनाने के लिए। डॉक्टर यूआर रॉ की डायरेक्शन में सैटेलाइट डिजाइन किया जाता है।
इस टाइम तक इंडिया के पास अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था, इसलिए ये तय किया गया कि इसे यूएस की मदद से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यूएस और रसिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के कारण ये मिशन पूरा नहीं हो पाता है। सन 1971 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मॉस्को से अपने एम्बेसडर के द्वारा ये मैसेज मिलता है कि रसिया इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग में मदद करने को तैयार है। सब कुछ ठीक चल रही होती है, तभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसे फादर ऑफ इसरो कहा जाता है, उनकी डेथ हो जाती है 52 साल की उम्र में। उसके बाद इसरो के चेयरमैन MKG मेमन के प्रयासों के कारण इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है 1972 ईस्वी में। उस समय इस मिशन का खर्च एस्टिमेट किया गया था लगभग $5.2 मिलियन। टाइम के लिहाज से बहुत बड़ी अमाउंट थी। इंदिरा गांधी के सामने इस सैटेलाइट के नामकरण के लिए 3 नाम प्रपोज किए जाते हैं। पहला आर्यभट्ट, 15th सेंचुरी के ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के नाम पे। दूसरा मित्रा, इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडली रिलेशन को दर्शाने के लिए। और तीसरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। और अंत में आर्यभट्ट को फाइनल किया जाता है। आर्यभट्ट भारत का पहला अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट था। इसका वेट 360 kg था। फाइनली 1975 में सोवियत यूनियन के रॉकेट द्वारा इसकी लॉन्चिंग की जाती है। लॉन्चिंग सक्सेसफुल रहती है, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के 5 दिन बाद सैटेलाइट के इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फेल होने के कारण इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इसके बाद इसरो 1980 ईस्वी में खुद के द्वारा विकसित किए गए लॉन्च व्हीकल SLV-3 से RS-1 सैटेलाइट लॉन्च करता है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बन जाता है। इसके बाद 1984 ईस्वी को भारत सोवियत यूनियन के हेल्प से अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजता है और ऐसा करने वाला दुनिया का 14th कंट्री बन जाता है। और राकेश शर्मा बनते हैं भारत के पहले और दुनिया के 128वें अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने स्पेस में यात्रा की है। ये मिशन पूरी की जाती है सोयूज T-11 रॉकेट के द्वारा। राकेश शर्मा स्पेस में लगभग 8 दिन तक रहते हैं। स्पेस में रहने के दौरान एक हिस्टोरिक कन्वर्सेशन होती है उनके और तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में। जब प्रधानमंत्री पूछती हैं कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, उनका जवाब होता है सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 5 सितंबर 2013 को इसरो अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान लॉन्च करता है। मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन जाता है। इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि इसरो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाती है। 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2. India has successfully put a satellite into orbit around Mars, despite costing just a tenth of a similar NASA project. ये मिशन अपने कॉस्ट एफिशिएंट होने के कारण भी काफी पॉपुलर रहा था। इसकी कॉस्ट लगभग $73 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए थी, जो हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी के कॉस्ट से भी कम थी। अगर अर्थ और मार्स के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कॉस्ट 6.7 रुपीज पर किलोमीटर आती है, जो एक ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम है। 15 फरवरी 2017 को इसरो हमें गर्व करने का एक और मौका देता है। इस दिन इसरो ने PSLV लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करता है। India has successfully set a record by launching 104 satellites into orbit at the same time. 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4. Now the rocket carrying them took off from the southern spaceport of Saharikota. इसरो के अपकमिंग मिशंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला मिशन है आदित्य L1, जिसकी लॉन्चिंग फरवरी 2023 में एक्सेप्टेड है। इसकी मदद से सन के कोरोना सरफेस की स्टडी की जाएगी। इसके बाद इसरो का मोस्ट अवेटेड मिशन गगनयान है, जो भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है। गगनयान मिशन के पहले 2 टेस्ट फ्लाइट प्लान्ड हैं, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं।
इन दोनों टेस्ट फ्लाइट के बाद गगनयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने इंडिपेंडेंटली ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। इसके बाद 2024 में शुक्रयान को वेनस के ऑर्बिट में और मंगलयान 2 को मार्स के ऑर्बिट में भेजने की प्लानिंग है। अपनी फाउंडेशन से लेकर अब तक इसरो ने 116 स्पेसक्राफ्ट मिशंस, 86 लॉन्च मिशंस, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट, 2 री एंट्री मिशंस और 381 फॉरेन सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर चुका है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे मिशंस के बारे में बात करी है जिसके कारण इसरो की दुनिया में एक अलग पहचान बनती है। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।